करते हैं क्लास आज का। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, काहे का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट क्या है? ये टाइम है। ये इंडेफिनिट क्या है? एक्शन है। ठीक है, आप जानते हैं ये बात, हम पढ़ चुके हैं, इसको बहुत एलेबोरेट करके समझाया था आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाउ टू आइडेंटिफाई a sentence of present indefinite tense, present in indefinite tense। ठीक है ना? पहला पॉइंट यहां पे आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? कोई बता सकता है क्या? एनीबॉडी? इफ यू आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नहीं बता सकते, समझिए फिर। सेंटेंसेस हैविंग, पहला है सेंटेंसेस हैविंग क्या? सेंटेंसेस हैविंग V1 और V5। ठीक है, दूसरा सेंटेंसेस हैविंग is, am, are प्लस V3। ठीक है ना? समझ पाए? जिस सेंटेंस में V1 और V5 लगा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिस सेंटेंस में is, am, are प्लस V3 लगा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तीसरा है सेंटेंसेस हैविंग डू, डज। ठीक है, तीसरा है कि जिस सेंटेंस में डू या डज लगा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देयर आर 3 क्राइटेरियन ऑन विच वी कैन से अ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? सपोज एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, यू हैव ए क्वेश्चन, ठीक है, और आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। ही हैज come late, she is a doctor, tea is grown in India, Ravi plays well, I do not want to go there, she has a new car। ठीक है, इन सेंटेंसेस में यू हैव टू आइडेंटिफाई Rao died yesterday। In these sentences you have to identify कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एंड कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, राइट? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आप समझ चुके हैं, ठीक है? उसमें प्रेजेंट का टाइम होता है, एक्शन को क्या होता है? अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट एक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट के टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ठीक है, वर्तमान में, अब भूत में कब कंप्लीट होगा, भविष्य में, मतलब सॉरी, भूत का तो बात ही नहीं होना, भविष्य में कब कंप्लीट होगा, इट इज अननोन टू अस, यू कैन नॉट डिफाइन इट वेदर इट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर और नॉट, राइट? So accordingly we have said, we have defined, or we can say that these
sentences denoting these actions are called present indefinite, ठीक है ना, are called are, or we keep those actions in present indefinite, right? Next one is how to identify a sentence of present indefinite tense. मतलब हम किसी सेंटेंस को कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राइट? तो उसके लिए हमने आपको 3 क्राइटेरिया बताया, सेंटेंसेस हैविंग V1 और V5, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू डज प्लस डू डज बस, ठीक है? तो ये जो होता है, ये ध्यान रखना है, ये एक्टिव वॉइस में होता है। क्या? एक्टिव। ये एक्टिव सेंटेंस है। और ये वाला क्या होता है? पैसिव, पैसिव वॉइस का, ठीक है? और बाकी सब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। फर्क यही है। बात समझ में आया? तो उस हिसाब से यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज कि ये 7 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इसमें से कौन से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, कौन से नहीं है। सही बता के दिखाओ, फिर मानूं मैं। समझा दिया, सब कुछ कर दिया, बस यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। एनीबॉडी? आपने कमेंट ये करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस हैं, जो है उसके बारे में बस लिखना है। जैसे सपोज करो, मान के चलो 1 2 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप बता दो मुझे 1 2 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दैट्स इट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नहीं आता तो बता दो, नहीं आता, डोंट नो। अगर आता है तो सही गलत कुछ भी बताओ, फिर बाकी मैं समझाऊंगा। चालू 2 3। चार और 5। सालू का 2 3 4। देखो सबका गलत है। देखो इसकी बात करें, आपको पता है वर्ब पढ़े हैं, तो अगर मैं कहूं ही रीड्स अ बुक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्यों? क्योंकि रीड्स लगा है। दूसरा, अगर मैं ये कहूं दे रीड अ बुक, आपको ये भी पता है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्यों? क्योंकि V1, ये वाला V5 है, ये वाला V1 है। तीसरा, अगर मैं कहूं शी डज नॉट रीड अ बुक, तो आप कहोगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्यों? क्योंकि डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है? अगला मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर 4, दे डू नॉट रीड अ बुक, रीड अ बुक, तो आप ये कहोगे कि डू लगा है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, 1 2 3 4, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अ बुक इज रेड, रीड 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 होता है V3, अ बुक इज रेड बाई हर, तो आप ये कहोगे सर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्यों? क्योंकि ये सारे, ये V5 लगा है, ये V1 लगा है, ये डज लगा है, ये डू लगा है, ये इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो देखो V1 या V5 लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? डू डज लगा है, डू लगा है, डज लगा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है? अब इसमें से अगर आपको करने की, सॉल्व करने की बात अगर आए, तो आपका क्या होना चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि हैज लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नहीं है। अब इज लगा है, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं, इसको तो हटा दो। इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो है ही, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। प्लेस V5 है, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है?
नेक्स्ट है डू लगा है, तो डू है तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी है। अगला है हैज, तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। ये डाइड है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, मतलब 2 सेंटेंस नहीं है, बाकी 3 है और 2 में अपने को डाउट है, ठीक है, 2 में डाउट है। अच्छा यूं समझो कि वर्ब जब मैं आपको पढ़ाया था V1 V2 V3, तो आपको पढ़ाया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो बी के फॉर्म होते हैं, बी के फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, बी जो फॉर्म है उसका इज, एम और आर होता है, इज एम आर। इसी का V2 वॉज या वर होता है, इसी का V3 बीन होता है। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाया था कि जो हैव है वो V1 है, हैज है V5 है, हैड और हैड V3 है, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब, सपोज करो अगर थाना में कोई इंस्पेक्टर नहीं है, थाना में 2 होते हैं कि इंस्पेक्टर होता है, दूसरा सब इंस्पेक्टर होता है। थाना में अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो मेन इंस्पेक्टर के रूप में किसको माना जाएगा, सब इंस्पेक्टर को माना जाएगा। भारत का अगर प्रेसिडेंट मर जाए या अब इस्तीफा दे दे तो मेन प्रेसिडेंट किसको माना जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को माना जाएगा। तो उसी तरीके से अगर सेंटेंस में है कि ही हैज बॉट अ कार, तब तो आप समझेंगे कि ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला मेन वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब अगर रहे ही ना, मान के चलो, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही हैज अ कार, अ कार। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो ये क्या है, V1 या V5 है। तो सेंटेंस में अगर V1 या V5 लगता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। V1 या V5 लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शी हैज अ न्यू कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरीके से ये वाला, अगर मैं कहूं कि शी इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, इसमें क्या हो जाएगा कि इज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसको अगर हम हटा दे, केवल यही वाला मेन वर्ब बने, तो जब ये मेन वर्ब बने तो ये फिर से क्या है, V1 या V5 है। इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मेरा आंसर क्या निकल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं कौन है, 1 और 7 बस। क्या आप सभी मेरी बात को समझ पाए, यस और नो? गलत किया सो किया, जो समझाया वो समझ में आया, यस और नो? व्हाट अबाउट मानसी, समझ में आया, यस और नो? डू यू ऑल एग्री, अरे नहीं आया तो फिर से बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। डू यू ऑल एग्री कि क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं? ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं। ये और ये नहीं है क्योंकि ये V2 लगा हुआ है और ये हैज प्लस V3 लगा हुआ है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया नहीं था। समझ में आया शालू, मानसी, डिड यू गेट इट और नॉट? ओके, यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, नो इशू, एक बार मोबाइल को रिफ्रेश कर लो, सही हो जाता है। शालू, व्हाट अबाउट यू, डिड यू गेट द पॉइंट्स और नॉट? वेरी गुड सर। तो आप अगर ये लिखना चाहें तो इसको जल्दी से लिखें, फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है? प्लीज राइट इट डाउन एज सुन एज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप सबसे पहला बात ये हो गया कि आइडेंटिफिकेशन आपको पता चला कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? फिर से मैं बताता हूं क्या पहला 3 नियम है इसके। V1 या V5 होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इज, दूसरा होना चाहिए डू या डज लगा होना चाहिए सेंटेंस में, तीसरा क्या होना चाहिए, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होना चाहिए।
तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। वो बचपन वाली बातें, चाहे कोई कितना भी इंग्लिश मीडियम से क्यों ना पढ़े, हकीकत यही है कि सभी को यही सिखाया जाता है। देखो भाई, जिसके लास्ट में ना ता ते ती लगा रहे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अच्छा, सही सही बताना, आपको क्या सिखाया गया था? आपको क्या सिखाया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? अगर पढ़े होंगे तो ये सिखाया गया था या ताते ती करके सिखाया गया था पहचानने का तरीका? अब बताना मुझे, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को ये पता था? ये वाला कॉन्सेप्ट पता था कि ताते ती पता था? बताओ। ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करना है, ठीक है? बताना एक बार जरा। नहीं पता था ना? हाँ, सबका वही हाल है, ताते थी वाला हिसाब रहता है, चाहे कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो। हाँ, वही ताते थी ही रहेगा। सही बात है, हकीकत है। देखिए, गलती आपकी नहीं है, शर्माने वाली बात कुछ नहीं है। मान के चलो मुझे बता ही नहीं जाएगा कुछ, तो मैं सीखूंगा कहाँ से? तो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि अब जो समस्याएं हैं वो ट्रांसलेशन अपने को बनाना नहीं है, ठीक है? ट्रांसलेशन तो बाई प्रोडक्ट है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसलेशन बनाने का सोचना पड़ेगा। यार क्या बात कर रहे हो, ये तो फिर मजाक वाली बात हो गई। आप पढ़ते चलो, ट्रांसलेशन अपने आप सीख जाओगे आप, ठीक है? यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस, राइट? You will have capability just to speak English. Any sentence you can translate and speak instantly. ठीक है, हम इस पे काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, वो बाई प्रोडक्ट है। ऐसा सफर है, अब जिसके जीवन का लक्ष्य है 100 किलोमीटर चलना, फिर 20 किलोमीटर का तैयारी करेगा, वो बाई प्रोडक्ट है। जो 100 किलोमीटर का सफर चलने के लिए खुद राजी है, 20 किलोमीटर तो उसके बाई प्रोडक्ट है, अपने आप कवर हो जाएंगे वो। बात समझ रहे? तो जस्ट टारगेट फॉर मैक्सिमम, ठीक है ना? अपना टारगेट मंजिल रखें बड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर का। देखो, अब यहां पे आता है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर की कैसे इसको बनाते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, ठीक है? फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसमें समझाएंगे ना, तो सब आ जाएगा समझ। देखो, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर डिटेल में इसके बारे में जाना है तो ये तो नॉर्मल ही स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्पेशली बता दें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लिख दो प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, ठीक है? अफर्मेटिव का क्या है का? अफर्मेटिव। देखो, अफर्मेटिव और निगेटिव का हम बात कर चुके हैं पहले ही। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इसको निगेटिव करना होगा तब कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करेंगे, जैसा सेंटेंस वैसा, प्लस नॉट, ठीक है ना? प्लस क्या? नॉट, NOT, प्लस हमेशा फिर क्या होगा? V1 होगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अगर सेंटेंस में डू डज का यूज होता है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, नॉट एनी अदर फॉर्म। तो ये वाला जो कथन है, वी कॉल इट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव करना होता है तो फिर इसको रिवर्स कर लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या? क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? डू या डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस में V1 होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, फिर इंट्रोगेटिव मार्क होता है। अगर सिंपल वाला इंट्रोगेटिव करना है तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो गया, ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, निगेटिव करना है तो फिर से हम नॉट ले लेंगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे देखो,
केशव प्लेस क्रिकेट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको हम निगेटिव करेंगे तो क्या होगा कि केशव डज नॉट, देखो डज लिखा फिर नॉट लिखा, फिर क्या लिखेंगे प्ले, डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। इस तरीके से हम निगेटिव कर दिए। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, वाई डज, ये कुछ भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपको दिया रहेगा वहां पे, ठीक है ना, वेयर चाहे वाई, तो हम वाई से ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि वाई, फिर क्या हो जाएगा डज, डज के बाद क्या सब्जेक्ट होता है, तो केशव, वाई डज केशव, फिर V1 तो प्ले, फिर ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट, इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंसेस चलते हैं। ये बात समझ में आया, हाँ कि ना? वेरी गुड, बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है और इसी तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसको अगर निगेटिव करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको निगेटिव करेंगे तो यहां लिख देंगे क्या, दो प्रकार से निगेटिव होता है। वाई डज केशव नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले क्रिकेट। देखो बड़ी सिंपल सा हिसाब है, याद रखना कि वर्ब निगेटिव होता है, सेंटेंस नहीं। क्या निगेटिव होता है, किसी भी सेंटेंस में जो निगेटिव होता है वो वर्ब होता है, तो हमेशा ये जो नॉट है ना वर्ब के साथ लगेगा, हमेशा हमेशा, ठीक है ना। अगर इसको हम कर देंगे कि वाई नॉट डज केशव प्ले क्रिकेट, तो ये बेटा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि ये जो नॉट है ना हमेशा वर्ब के साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगता है। इन केस अगर हम लोग, जो मॉडर्न ग्रामर है वो दिन ब दिन बदलता रहता है, अगर हम इसको चेंज करके लिखना भी चाहें तो क्या लिखाएगा कि वाई डजंट, डज नॉट नहीं लिखेंगे, हाँ शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं कि वाई डजंट केशव प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही। अच्छा, इसको अगर आप चाहें कि ऐसे लिख दें इस तरीके से कि वाई डज नॉट केशव प्ले क्रिकेट, तो ये वाला देखिए है तो सही लेकिन गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर आपको नॉट सेपरेट रखना है डज से तो ये इस पोजीशन पे गलत होगा। ये वर्ब के साथ रहता है क्या, कि वाई डज केशव नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज नॉट केशव प्ले क्रिकेट, ये गलत हो जाए, ठीक है ना। ये फॉर्मेट गलत माना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको वर्ब से अलग नॉट को ले जाते हैं तो ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं कभी भी, इफ वी टॉक इन इंग्लिश, और किसी को ऐसे बोलना हो तो याद रखना कि हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। वाई डजंट यू गो देयर, क्या, जैसे अगर हमको बोलना हो कि वाई डज नॉट यू डू योर होमवर्क, अगर आपको टीचर ऐसे बोले तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, वाई डज नॉट यू डू योर होमवर्क, तो बोलोगे ये गलत है। क्यों गलत है जी, या तो आप बोलो कि वाई डजंट यू डू योर होमवर्क, सॉरी डू लगेगा, वाई डोंट यू, क्या लगे यहां, वाई डोंट यू डू नॉट यू डू योर होमवर्क, ये गलत हो जाएगा। क्या बोलना चाहिए, वाई डोंट यू डू योर होमवर्क, या तो बोलना चाहिए कि वाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क। अगर नॉट को अलग रखना है तो यू हैव टू पुट बिफोर डू, वाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंसेस चलेंगी। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया, यस और नो? समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड नवनीत, वेरी गुड शाल, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते भी हैं तो उसका ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्पीक करेक्टली, ग्रामेटिकली सेंटेंसेस सही हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। इसलिए इसका कोई लॉजिक पूछे आप क्लास में, मजे लेना किसी का, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो, ठीक है ना।
तो कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलना कि देखो वास्तव में सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। निगेटिव क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया निगेटिव होता है, सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, खाना है, नहीं खाना, तो कहां सेंटेंस मुझे खाना है, तो ये पॉजिटिव क्या है, क्रिया पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहां पर एक्शन में क्रिया में हाँ का बोध हो रहा है। ठीक है ना, एग्रीमेंट है। मुझे नहीं खाना, तो देखो सेंटेंस को बोलो, मुझे नहीं खाना है, तो नहीं खाना क्या निगेटिव हो गया, यहां पे वर्ब निगेटिव हो गया। आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट, ठीक है ना, आई डोंट वॉन्ट टू ईट। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट। अब इसमें दोनों सही है बेटा, इस वाले सेंटेंस में अलग अलग रखो तब भी ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू ईट, क्या आई डोंट वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट टू ईट। अब ऐसे रखोगे तब भी ठीक है, दोनों सही है। अब इसमें आपको समझ में आया क्यों दोनों सही है। आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मुझे नहीं खाना, आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट, मुझे नहीं खाना। ये सेंटेंस में दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, ये समझ में आया किसी को? वेरी गुड मानसी, क्योंकि यहां पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना, तो आपने इसको वर्ब से दूर कर दिया था, जुदा कर दिया था वर्ब से नॉट को। ठीक है ना, तो बेचारे को जुदाई बर्दाश्त हुआ नहीं, तो सेंटेंस को गलत कर दिया। अगर इसको आप जुदा करोगे तो इसे किससे मिलाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी सही रह पाएगा, वरना गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ये बंद क्यों कर दिए भाई, वो खराब हो जाएगा। वो कौन बंद किया भाई? ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इलोंगेटेड रहता है, लेंदी फॉर्म में लिखते हैं, तभी वांट के साथ ही तो नॉट है। शॉर्ट करेंगे तभी नॉट किसके है, वांट के साथ ही है, बगल में ही है, या फिर इसके साथ मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वाले केस में दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट अगर एक साथ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, नहीं तो फिर प्ले के साथ रहेगा। मजे लेना कभी क्लास में ऐसा अगर सिचुएशन आए तो, ठीक है ना, यू विल बी अप्रिसिएटेड। मजा आया, समझ में आया, हाँ कि ना? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात है अपना यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। सबसे पहला हम बात करते हैं कि इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस शोइंग। इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस, वैसे काम के लिए, शोइंग क्या, पहला रूटीन। देखो कोई भी अगर रूटीन वाला काम होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे मान के चलो उस काम के कंप्लीशन का कोई अर्थ ही नहीं पता चलता है, जैसे इनडेफिनिट एक्शन है, वो इनडेफिनिट अनिश्चित है। ठीक है ना, इसलिए। दूसरा क्या है, रूटीन वर्क, लिख लो रूटीन वर्क। ठीक है, दूसरा क्या है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, किसी का कोई हैबिट है, तो हैबिट है तो वो हैबिट कब उसका समाप्त होगा, कब कंप्लीट हो जाएगा कि उसके हैबिट से खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता है ना। यह होगा भी तो पता नहीं कब होगा, हमको तो नहीं पता, अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेन है तो वैसे केसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। ठीक है, दो बातें हो गई, रूटीन वर्क हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया। तीसरा फैक्चुअल एक्शन। फैक्चुअल एक्शन, कोई फैक्ट होता है, ठीक है ना। फैक्चुअल एक्शन माने कहने का कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके भी कंप्लीट होने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, सबका हम एक एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना, तो कोई रूटीन वर्क हो गया, किसी का हैबिचुअल एक्शन हो गया, ठीक है, कोई फैक्चुअल एक्शन हो गया, या कोई फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे सेंटेंसेस। फिर कोई इडियम्स हो गया, कोई इडियम्स माने कहावत, ठीक है ना, कहावत, कोई मुहावरा कहावत होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर है तो दैट विल रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई जो हमेशा और हमेशा किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों रहता है, इसके पीछे लॉजिक समझना है। इसलिए रहता है कि ये सारे एक्शन के कंप्लीशन का टाइम अपने को डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे she gets up late in the morning, ठीक है। अब देखो यहां पे she gets up late in the morning, इसमें किसी लड़की का रूटीन पता चल रहा है कि उसका देर से उठने का आदत है, लेट उठती है वह मॉर्निंग में लेट से उठती है, राइट, ठीक है। अब कितने दिन में ये लेट से उठने का जो काम उसका है कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कल ही कंप्लीट हो जाए, बट ये डिफाइंड नहीं है ना। तो चूंकि कंप्लीशन टाइम डिफाइंड नहीं है, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा, हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो जैसे किसी का कोई हैबिट है, ये भी हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। किसी का कोई हैबिट है, जैसे ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि ही ऑलवेज टेल अ लाई, इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। तो अगर किसी का हैबिट है, ये हम हैबिट लिखें दूसरे तरीके से कि ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी के हैबिट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाहर नहीं ले जा सकते। अगर किसी का कोई हैबिट है दैट विल रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज बाउंड टू रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हम कहें शी हैज या ही हैज ऑलवेज टोल्ड अ लाई, तो देखो बेटा ग्रामर के दृष्टिकोण से ये सेंटेंस ठीक है, ग्रामर में यहां कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट लॉजिकली दिस वन इज इनकरेक्ट। रीजन क्या है लॉजिकली इनकरेक्ट होने का? रीजन यही है कि जो भी सेंटेंसेस हैं जो किसी के हैबिट को दर्शाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्चुअल एक्शन का। जैसे फैक्चुअल एक्शन है, कोई भी फैक्ट मान लो, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों सेम ही सेम है, ठीक है ना, दोनों में भी फिर से कोई अंतर नहीं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, इस दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फैक्चुअल एक्शन मान लो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो ये कोई फैक्ट है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपसे अगर कोई ये दे दे कि द अर्थ हैज रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो आप 100% बोलना सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दैट कैन नॉट रिमेन इन एनी अदर टेंस, आप कह ही नहीं सकते। ये चूंकि फैक्ट है और ये भी फैक्ट है ना, तो फैक्चुअल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाहर फिलहाल तो हम नहीं ले जा सकते, बाकी पढ़ेंगे तो देखेंगे आगे, ठीक है। आपको जितना नॉलेज है उतना ही पे काम करो, गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर हम कहें कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो ये भी गलत हो जाएगा। है तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस सही, बट लॉजिकली ये गलत है, क्योंकि इट हैज टू रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं इडियम्स का। यूनिवर्सल ट्रूथ यही सेम ही हो गया, प्लांट्स कुछ भी ले लो, एक दो एग्जांपल वैसे। इडियम्स का,
अब इडियम्स या कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना? क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये कोई कहावत है, मान लो इडियम है। अब ये सही है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बाहर लेके चले गए, ठीक है? तो जैसे ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बाहर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगी। दे आर बाउंड टू रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? तो ये आपका ये यूज था, ठीक है? इट इज यूज्ड फॉर एक्शन शोइंग दिस 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 दिस। इसको एक बार फटाक से लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ये एक काम करना, पॉज करके इसको लिख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बता ही दिया, ठीक है? टाइम भी हो ही गया, ज़्यादा हो रहा है, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चे? फिर हम लोग अगले क्लास में इसे आगे करेंगे, ठीक है? यस और नो? ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।